जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा अभी का टॉपिक है, फर्स्ट ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। और अक्सर स्टूडेंट्स को जब दिया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें या फिर कार्बोहाइड्रेट्स को एक्सप्लेन करें, तो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने में या फिर इसकी टर्मिनोलॉजीज़ को याद करने में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं और अक्सर टर्मिनोलॉजीज़ मिक्स अप हो जाती हैं, अक्सर टर्म्स मिक्स हो जाती हैं। तो इसलिए मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कार्बोहाइड्रेट्स में को लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की कि ये क्या हैं, तो आपको भी पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे जो है न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में मॉलिक्यूल्स जाते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स जिनको हम अगर खुराक के थ्रू ले लें तो वो हमें जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करें ब्रेक होने के बाद, तो उनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले हम इसके वर्ड की तरफ आएँगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये वर्ड अगर हम ब्रेक करें तो जो वर्ड्स होते हैं उनके अंदर ब्रेक हो जाएगा। कार्बो का मतलब जो यहाँ पे लिया गया है दैट इंडिकेट्स कार्बन। और कार्बन हमने पढ़ा है कि कार्बन जो है वो हमारे स्केलेटन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम हाइड्रेट की बात करते हैं तो इसका हाइड्रेशन का मतलब यहाँ पे हाइड्रेटेड का वर्ड यूज आ रहा था, इट मीन्स वाटर। ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि नेचुरली तौर पे हमारे जिस्म के अंदर जो डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं उनके थ्रू जाते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम वर्ड की जो कहें कि वर्ड को हमने कहाँ से निकाला या कहाँ से हमने इसको जो है एक्सट्रैक्ट किया है, तो हम कहते हैं कि ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेकिरोन। और सेकिरोन ग्रीक लैंग्वेज के अंदर हम कहते हैं शुगर्स को। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि शुगर्स होती हैं बेसिकली, और ये जो कह लें कि मिठास रखने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब अगर हम इसकी वर्ड को भी देख लिया हमने, अब अगर इसकी हम देखें केमिस्ट्री को देखें कि हमारे पास इसकी जो केमिस्ट्री होती है कार्बोहाइड्रेट्स की वो किस तरह से आती है, तो ये बेसिकली एक जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर मौजूद होता है एल्डिहाइड, ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा एल्डिहाइड और दूसरा फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर मौजूद होता है कीटोन। तो हमारे पास ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको हम एल्डो शुगर्स कहेंगे और जिसके अंदर कीटोन होगा उसको हम कीटो शुगर कहेंगे। तो अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाएं तो हम कहते हैं कि दीज आर पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये कैसे मल्टीपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रखने वाले एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम कहते हैं कि ये पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या फिर कीटोन्स होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन? अगर हमारे पास कार्बन के साथ सिर्फ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं कीटोन ग्रुप। और अगर कार्बन के साथ फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ या के साथ अगर कार्बन ऑक्सीजन भी हो और हाइड्रोजन भी हो तो इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। तो हमारे पास दोनों फॉर्म होती हैं। हम एल्डो शुगर भी जो है कार्बोहाइड्रेट्स में देखते हैं और हम कीटो शुगर भी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर देखते हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की नेचर क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स लोकेटेड कहाँ पे होते हैं? एनिमल्स इसको अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते, हमें खुराक के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स को इनटेक करना पड़ता है। लेकिन प्लांट्स इसको बना सकते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, लाइट को यूज करने के बाद प्लांट्स अपने लिए बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। उन कार्बोहाइड्रेट्स को एनिमल्स एज अ फूड यूज़ करते हैं। अब अगर रोल देखें कार्बोहाइड्रेट्स का कि ह्यूमन बॉडी के अंदर रोल क्या है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स इनकी सेल वॉल के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं जो कि इनकी जो सेल वॉल होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और प्रोटेक्शन का रोल प्ले करते हैं। कुछ हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जो दो चीज़ों की डिफरेंट चीज़ों के आपस में कंबाइन होने से बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लूकोज प्लस प्रोटीन अगर कंबाइन होगी तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइको
प्रोटीन्स, और अगर ग्लूकोज और लिपिड्स कंबाइन होगा तो ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ये सेल के आउटसाइड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के अंदर, और ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही होती हैं और सम टाइम एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये थे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कितनी नेचर। फिर अगर हम इनके जनरल फार्मूला की बात करें कि हम कार्बोहाइड्रेट को अगर लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसका जनरल फार्मूला लिखते हैं CxH2O ठीक है। अब ये यहाँ पे जो x है और y है, ये इंडिकेट करते हैं होल नंबर्स को। अगर मैं यहाँ पे ग्लूकोज बनाना चाहूँ तो मैं x को भी मल्टीप्लाई करूँगी 6 से, और जो वाटर है उसको भी मल्टीप्लाई करूँगी 6 से, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, C6H12O6 एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन गया है। यहाँ पे अगर हम देखें वाटर मौजूद है, तो वाटर के अंदर जो रेशो होती है पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, वही रेशो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स में भी मौजूद होती है, 2:1। और जिस तरह से हम पानी को देखते हैं कि उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद। अच्छा, उसके बाद अब हम अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें कि हमारे पास कितनी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास आ जाती हैं 3 क्लासेस मेजर हैं, जिनको हम कहते हैं, दे आर मोनोसेकेराइड, ठीक है, मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड। ये सारी क्लास डिपेंड करती है कि हम कितनी लेंथ की बात करें, कि एक जो हमारा शुगर होगी उसकी कितनी लेंथ होगी। अब इसमें से जो हमने आज टॉपिक करना है वो है हमारे पास मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स क्या हैं? मोनो मीन्स सिंगल और सेकेराइड मीन्स शुगर। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर जो शुगर होती है उसकी तादाद होती है 3 से लेके, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन्स की बात करें मोनोसेकेराइड में, तो 3 से लेके 7 कार्बन्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। अगर 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होंगे तो हम कहेंगे कि डाइसेकेराइड्स, अगर 3 होंगे तो ट्राइसेकेराइड्स, एंड सो ऑन। मल्टीपल लेंथ तक ये जा रहा होता है। कार्बन मिनिमम 3 होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे, 7 कार्बन के मॉलिक्यूल होगा। तो हम कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 कार्बन होंगे तो ट्राइओस शुगर हमारे पास होगी विद द 3 कार्बन। अगर कार्बन की तादाद 4 हो जाएगी तो ऐसी शुगर को हम टेट्रोस कहेंगे। अगर कार्बन की तादाद 5 हो जाएगी तो पेंटोसिस, अगर 6 हो जाएगी तो हेक्सोस, और इसी तरह 7 हो जाएगी तो हेप्टोसिस। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो शुगर है उसमें कितने कार्बन्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे इनकी करेक्टरिस्टिक्स की, तो ये जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, दे आर स्वीट इन टेस्ट, इजीली सॉल्युबल इन वाटर, जैसे कि ग्लूकोज हो गया इजीली सॉल्युबल इन वाटर, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, और हाइड्रोलाइज ये नहीं होते, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास ये मोनोसेकेराइड्स हैं। अगर मोनोसेकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो जो हमारे पास शुगर होगी वो एल्डो शुगर होगी, और अगर कीटो ग्रुप मौजूद होगा तो जो शुगर होगी वो कीटो शुगर होगी। अब अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज की, जो कि एग्जांपल है मोनोसेकेराइड की, तो जो ग्लूकोज है इसमें कितने कार्बन्स मौजूद होते हैं, इसमें 6 कार्बन्स मौजूद होते हैं, 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज के अंदर 2 फॉर्म्स आती हैं, एक को हम एल ग्लूकोज कहते हैं, एक को हम कहते हैं डी। अगर तो हमारा हाइड्रोक्साइड ग्रुप राइट साइड पे होगा तो हम ऐसे ग्लूकोज को कहेंगे डी ग्लूकोज, और अगर हाइड्रोक्साइड ग्रुप लेफ्ट साइड पे होगा तो उसको हम कहेंगे एल ग्लूकोज। डिपेंड करता है कि हमारे पास ग्लूकोज कौन सा है। फिर उसके बाद जो ग्लूकोज होता है ये एक एल्डो शुगर भी है, ये भी हमें याद रखना है। एल्डो शुगर मीन्स इसके अंदर जो ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड ग्रुप हमें पता है। अब अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के ऊपर आए हम कि किस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए ये एक बार याद रखनी है कि हमने काउंट करने हैं नंबर ऑफ कार्बन्स। फॉर एग्जांपल कार्बन 6 हैं तो 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगना है, तो हमने फर्स्ट के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड लगा दिया और दूसरे के साथ हाइड्रोजन। बाकियों की वैलेंसी कंप्लीट कर लें। हमारे पास बाकी आ रहे हैं OH और H, फिर उसके बाद हम कहते हैं OH हाइड्रोजन, फिर OH हाइड्रोजन,
हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ये हम वैलेंसी कंप्लीट करते हैं हमेशा। जब भी हमने कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है तो कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, तो हम इनके अलावा कोई भी और मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं लगा सकते। हम क्या लगाएंगे, ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं या हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो एक तरफ मैंने हाइड्रोक्साइल ग्रुप यूज़ कर लिया और दूसरी तरफ हाइड्रोजन ग्रुप यूज़ कर लिया। अब होगा क्या, बॉन्ड किस तरह से बनेगा यहाँ पे मॉलिक्यूल के दरमियान में। बॉन्ड इस तरह से बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पहला स्टेप ये हो गया। अब हमेशा जब हमने इसको डिसॉल्व करना है, यानी जो हमारे पास स्ट्रक्चर, जो चेन स्ट्रक्चर होती है उससे जब रिंग स्ट्रक्चर के अंदर आता है, वो हमेशा तब आता है जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस मॉलिक्यूल को पानी में डिसॉल्व कर दिया। अब क्या होगा, जो कार्बन नंबर 1 है उसने बॉन्ड बनाना है विद द सेकंड लास्ट कार्बन, जो कि यहाँ पे आ रही है 5। तो ये सेकंड लास्ट डिफरेंट हो सकती है। अगर कोई 7 मॉलिक्यूल्स कार्बन के चेन होगी तो उसमें सेकंड लास्ट 6 वाला होगा, और 6 टोटल हैं तो उसमें सेकंड लास्ट 5, 5 है तो 4। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे पास टोटल चेन में 6 से ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो हमने क्या कहा कि पहले वाले कार्बन ने सेकंड लास्ट यानी कि कार्बन नंबर 5 के साथ बॉन्ड बनाना है। अब नया बॉन्ड तब बनेगा जब पहले वाले बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, तो यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव हो गया, ऑक्सीजन ने फिर हाइड्रोजन से ले लिए इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अब हम कहेंगे कि अगर हम इसको रिंग स्ट्रक्चर में लेके आए तो 6 कॉर्नर रिंग हमें चाहिए। ग्लूकोज जो 6 कॉर्नर रिंग बनाता है उसको हम कहते हैं ग्लूकोपाइरानोज। तो पाइरानोज 6 कॉर्नर रिंग होती है। अब होगा क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे कार्बन को लिख लेंगे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आ गया कार्बन नंबर 6। अब क्या होगा, और 7 वाला आपने ये जो पोर्शन है ये 6 वाला आपने छोड़ देना है, यानी स्टार्ट हमें यहाँ से करना चाहिए था ना। मैंने यहाँ से नहीं किया, मैंने नीचे से कर लिया और मैंने एक पोजीशन खाली छोड़ दिया जिसके ऊपर मैंने कोई कार्बन नहीं लगाई। अब होगा क्या, कार्बन नंबर 1 से ऑक्सीजन नेगेटिव है, इसने बॉन्ड बनाना है सेकेंड लास्ट कार्बन के हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ। तो सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव और हाइड्रोजन, जब ओ एच, ओ और एच कंबाइन हुआ तो क्या बन गया हमारे पास ओ एच, और कार्बन 1 के पास बाकी क्या बचा, एक हाइड्रोजन। हमने एक हाइड्रोजन पूरा कर दिया। अब आगे आ जाएं, अब आगे हमारे पास क्या है, ओ एच और एच, फिर क्या है ओ एच और एच, फिर क्या है कार्बन नंबर 4 के पास एच और ओ एच। ठीक है। अच्छा, कार्बन नंबर 5 के पास अब क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है और एक हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन तो यहाँ पे लगा देंगे लेकिन ऑक्सीजन नहीं अभी लगाएंगे। 6 के पास क्या है, H2OH, और जो ऑक्सीजन बच गया था उसको हम इस कोने के अंदर भेज देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक रिंग स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ये रिंग अगर 5 कॉर्नर होगी तो हम इसको राइबोज, जैसे शुगर है 5 कॉर्नर शुगर है राइबोज, हम कहेंगे कि ग्लूकोपाइरानोज। और अगर सॉरी, अगर 6 कॉर्नर है ग्लूकोज के और अगर राइबोज के तो राइबोफ्यूरानोज। फ्यूरानोज 5 कॉर्नर रिंग होती है और जो पायरानोज है वो 6 कॉर्नर रिंग होती है। तो इस तरह से जो कार्बन है वो अपने, आप ये हाइड्रोजन यहाँ से भी काउंट करना शुरू कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओ एच ऊपर और हाइड्रोजन नीचे लगा दिया है ना, तो आप हाइड्रोजन ऊपर और ओ एच नीचे लगा के इसकी डी फॉर्म जो है वो इंडिकेट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मोनोसेकेराइड्स के सोर्सेज की बात करें कि मोनोसेकेराइड्स जो हैं कॉमनली तौर पर अगर हम देखते हैं इसको, तो ये ह्यूमन ब्लड के अंदर भी मौजूद होती है, शुगर 0.08% तक जो है ब्लड के। और ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू यानी लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के बाद जो है मोनोसेकेराइड्स बनना शुरू होते हैं। और ये एनिमल्स के अंदर जो है कंबाइन होते हैं किस तरह से कि ये डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन वगैरह। ग्लूकोज जो है वो नेचुरली फोटोसिंथेसिस के दौरान में अगर हम 10 ग्राम ग्लूकोज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 7.6 किलो कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी टू मेक 10 ग्राम ग्लूकोज। और जब ये ग्लूकोज ब्रेक होगा तो तब तो इससे भी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। थैंक यू।